हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड, चैप्टर कौन सा था, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, इस चैप्टर से रिलेटेड जो फैक्ट्स थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि व्हाई शुड पीपल डिसाइड, यानी कि लोगों को फैसला, निर्णय क्यों लेना चाहिए, क्यों उनको डिसाइड करना चाहिए लोगों को। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया जो है वो 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट हुआ था, यानी कि आज़ाद हुआ था। और इस आज़ादी के लिए पूरे देश, यानी कि सारे देश की जो जनता थी उन्होंने एक बहुत लॉन्ग पीरियड में और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल जो था वो चलाया था। उसके बाद ही क्या हुई थी, इंडिया जो था वो इंडिपेंडेंट हुआ था। और इस स्ट्रगल में समाज के जितने भी वेरियस बैकग्राउंड्स के जो लोग थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और वो जो थे, ये जो हमें इंडिपेंडेंस मिली है, इन स्वतंत्रता जो हमें प्राप्त हुई है, वो किस पर आधारित थी, फ्रीडम, इक्वालिटी और पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग के ऊपर। इस प्रक्रिया से ये सारी जो स्वतंत्रता में प्राप्त हुई थी इससे प्रेरित थे। लेकिन इसके अलावा अंडर कॉलोनियल रूल, यानी कि द पीपल हैड लाइव्ड इन फियर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड डिड नॉट एग्री विद मैनी ऑफ द डिसीजन दैट दे टुक, यानी कि अंग्रेज़ों की सरकार से तब भी कुछ लोग थे उससे उनसे डरते रहते थे। और वो सरकार के जो भी फैसले थे उससे वो क्या थे, एग्री नहीं थे, उससे असहमत थे। लेकिन अगर वे इन फैसलों की अगर उसको क्या करते हैं, उनकी आलोचना करते तो उन्हें क्या करना पड़ता, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता। जो ब्रिटिश सरकार जो थी उनको क्रिटिसाइज़ करती, तो ये उस क्रिटिसाइज़ का इनको उस परिस्थितियों का सामना करना पड़ता। और राष्ट्रवादी जो थे, यानी कि एज़ फार बैक इज़ एज 1885, the Indian National Congress demanded that there be elected members in legislature with the right to discuss the budget and ask question। जो थे वो राष्ट्रवादी जो थे, नेशनलिस्ट थे, जो वो क्या थे भी जो अंग्रेज़ों की सरकार थी उसकी क्या करने लगे, उसको क्रिटिसाइज़ करने लगे और अपनी जो उनकी जो डिमांड्स थी उसको आगे पेश करने लगे। और 1885 में ही इंडियन जो राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये डिमांड की कि लेजिस्लेचर में जितने भी वो अपॉइंटेड मेंबर्स हैं, जो सिलेक्ट किए हुए मेंबर्स हैं, उन्हें बजट पर, यानी कि जो बजट पेश किया जाता है उसके ऊपर क्या करने का अधिकार है, चर्चा करने का अधिकार है, या जो उनके द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका उनको वो क्वेश्चंस भी पूछने का अधिकार है। और 1909 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था उसमें क्या हुआ कि मोस्टली जो थे कुछ एक जो थे निर्वाचित जितने भी उसके रिप्रेजेंटेटिव थे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने इस सिस्टम को क्या किया, इस व्यवस्था को क्या कर दिया, एग्री कर लिया, इसको मंजूरी दे दी। और हालांकि जो उसकी अंग्रेज़ों की सरकार थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो किसके ये जो बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो बनाया गया था वो किसके अंतर्गत बनाया गया था, ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत। शुरू में तो जिसमें जो लेजिस्लेचर राष्ट्रवादियों के इसमें क्या हो रहा था, इसमें बढ़ते जा रहे थे, उस दबाव के कारण ही ये बनी थी। क्या बना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और कौन सी सरकार के अंतर्गत ही ये बनाया गया था, ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत ही ये इसको बनाया गया था। लेकिन इसमें भी क्या थी कि एडल्ट्स को ना तो वोट देने का अधिकार दिया गया था और ना ही जो आम लोग थे, जो सिंपल यानी कि जो लोग थे उनको भी डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया में क्या था, हिस्सा वो नहीं ले सकते थे, उनको परमिशन नहीं थी उसमें पार्टिसिपेट करने की। जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि द एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनियल रूल एज वेल एज द पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट पीपल इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम लेफ्ट लिटिल डाउट इन द माइंड्स ऑफ नेशनलिस्ट। यानी कि ये जो कॉलोनियल रूल होता है
औपनिवेशिक शासन के अनुभव, उनका जो एक्सपीरियंस था और जो स्ट्रगल किए गए थे इंडिपेंडेंस के लिए, उसमें अलग अलग तरह के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और ये जो स्वतंत्रता हुई मिली थी इन लोगों के स्ट्रगल के कारण ही प्राप्त हुई थी। पर जो इसमें राष्ट्र नेशनलिस्ट थे, उनको ये विश्वास हो गया था कि इंडिपेंडेंट जो इंडिया है उसमें सभी लोग जो हैं वो अपने अ, उनकी जो लाइफ है उसको प्रभावित करने वाले जो डिसीजन मेकिंग वाले उसमें क्या करते हैं वो इतनी उनके अंदर पावर है, इतनी उनके अंदर क्षमता है कि वो फैसला लेने का अधिकार रखते हैं। और इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता मिलने पर हम क्या है एक इंडिपेंडेंट देश के नागरिक बनने वाले थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि सरकार जो चाहे वो क्या है वो कर सकती है। इसका मतलब ये था कि अब सरकार को लोगों की जो डिमांड्स हैं, उनकी जो नीड्स हैं या उनकी जो डिमांड्स हैं उनके प्रति क्या होना चाहिए, उनको संवेदनशील रहना होगा। और इसके बाद स्वतंत्रता के उसमें स्वतंत्रता के जितने भी उन्होंने उनके अंदर जो ड्रीम्स थे या उनकी जो आकांक्षाएं थी, वो उसने स्वतंत्र भारत के संविधान में जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कठोर रूप ग्रहण कर लिया। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें ये दिया गया कि जितने भी अडल्ट्स हैं उनको क्या है मत यानी कि वोट देने का क्या है अधिकार है। इस सिद्धांत को हमारे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाया गया। और जितने भी यानी कि इसमें ये दिया गया कि प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी आई दैट ऑल एडल्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू वोट। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार। का मतलब है कि देश के जितने भी वयस्क नागरिक हैं उनको क्या है वोट देने का अधिकार है। पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि लोग और उनके प्रतिनिधि। इसमें यह था कि सहमति जितने भी उनके द्वारा जो टेक ऑफ पॉइंट्स थे फॉर डेमोक्रेसी इज़ द आइडिया ऑफ कंसेंट i.e. द डिज़ायर अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। ये सारे क्या थे एक प्रस्थान बिंदु थे। इसमें सहमति का मतलब ये था कि उनकी जो चाह है, उनकी जो स्वीकृति है, और इसमें लोगों की इसमें क्या थी हिस्सेदारी भी थी, उसमें पार्टिसिपेशन था, लोगों का पार्टिसिपेशन था, उनकी अप्रूवल थी, उनकी कंसेंट था, उनका डिज़ायर था। इसमें लोगों का ही ये डिसीज़न था कि वो लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में वो क्या करता है फैसला देता है, अपना डिसीजन देता है। और इस तरह के लोकतंत्र के पीछे वो क्या उसमें ये जो उनकी थिंकिंग होती है कि वो ये थी कि कोई भी जो नागरिक सिटीजन्स है वो क्या है सबसे इम्पोर्टेंट है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और इसका जो सैद्धांतिक जिसका जो स्तर था वो सरकार और जितने भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन थे इन सब में नागरिकों की क्या होनी चाहिए थी ट्रस्ट होना चाहिए। इन सभी में इन जितने भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन हैं या गवर्नमेंट है, जो भी सैद्धांतिक प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट हैं, उसमें इन सब की क्या होनी चाहिए ट्रस्ट होना चाहिए, किसमें इन सभी का नागरिकों का। और व्यक्ति जो लोग हैं व्यक्ति जो हैं वो सरकार को अपनी इसमें लोग जो हैं वो सरकार को गवर्नमेंट को अपनी क्या कहते हैं कैसे अप्रूवल देते हैं, कैसे मंजूरी देते हैं। हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट। इसमें से एक रास्ता ये बताया गया है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि अप्रूवल देना का एक तरीका क्या है चुनाव यानी कि इलेक्शन। लोग जो हैं वो पार्लियामेंट के लिए यानी कि संसद के लिए अपना क्या चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं, मतलब अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो हमारे द्वारा चुने जाते हैं इलेक्शंस के थ्रू, उसमें से एक क्या होता है जो
समूह होता है वो क्या करता है, सरकार बनाता है, यानी कि गवर्नमेंट उनके द्वारा बनाई जाती है। और जनता द्वारा चुने गए जो सभी जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इस समूह को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, इसको पार्लियामेंट यानी कि संसद कहा जाता है। और ये पार्लियामेंट जो है वो गवर्नमेंट को क्या करती है, कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है, और उसका क्या करती है, गाइड भी करती है, यानी कि गवर्नमेंट को गाइड भी करती है और उसके ऊपर कंट्रोल भी। गाइड का मतलब मार्गदर्शन करना। और इस थ्रू देयर चूजन, और इस तरह से वो अपने निर्वाचित, अपने जो उनके द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधित्व होते हैं, उनके माध्यम से, उनके थ्रू जो है वो लोग ही सरकार बनाते हैं और उस पर अपना क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे कि आपने पिछली उसमें चैप्टर में ये 6 और 7 में आपने ये इसके विषय, इस सब्जेक्ट के बारे में आपको बताया भी गया था। नेक्स्ट देखिए, यूज़ द टर्म कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड रिप्रेजेंट टू एक्सप्लेन हु एन MLA एंड हाउ। ये तो है इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको लास्ट में करवाऊंगी। आज हम चैप्टर को ही थोड़ली उसको करते हैं। रोल ऑफ द पार्लियामेंट भी, पार्लियामेंट सांसद जो है उसका क्या रोल होता है, उसकी क्या भूमिका होती है। संसद जो है वो अपनी क्या भूमिका इसमें निभाती है। यानी कि आज़ादी के बाद कोएलिशन यानी कि गठित की गई जितनी भी भारतीय संसद के लोकतंत्र के सिद्धांतों में जो प्रिंसिपल्स थे, उसमें भारतीय जनता की क्या थी, ट्रस्ट था, वो आस्था का क्या था, प्रतीक है। और ये जो प्रिंसिपल है वो डिसीज़न मेकिंग में, यानी कि लोगों की पार्टिसिपेशन और उनकी जो है सहमति जो होती है, उस पर ये आधारित शासन होता है। और हमारी व्यवस्था में, हमारे सिस्टम में, प्रणाली में जो है, संसद के पास क्या है, पावर, सारी पावर जो है वो संसद के पास है, क्योंकि ये जनता का क्या करती है, प्रतिनिधि, यानी कि जनता को रिप्रेजेंट करती है, प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा के लिए उसी तरह ही चुनाव होते हैं, उसी तरह ही इलेक्शन होते हैं जिस तरह से राज्य विधानसभा के चुनाव होते हैं। द लोकसभा इज यूजली इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर। लोकसभा के जो है हर 5 साल में चुनाव कराए जाते हैं। जैसे कि उसमें स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, उसमें हमने पेज नंबर, उसमें नेक्स्ट आएगा पेज नंबर 41 में, उसमें डिटेल दी हुई होगी कि देश को बहुत सारे जितने भी निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, उसमें क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। देश को बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है। प्रत्येक जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं उसमें एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है, यानी कि पार्लियामेंट में उसको भेजा जाता है। और इलेक्शन लड़ने वाले जो कैंडिडेट होते हैं वो आम तौर पर क्या होते हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। वो एक ही पार्टी के नहीं होते, वो डिफरेंट पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो अलग अलग पार्टीज़ के होते हैं। जैसे कि आप इसमें देखिए, एक टेबल दिया गया है, इसमें ये बताया गया है कि लोकसभा यानी कि 16th लोकसभा का जो इलेक्शन हुए थे उसका रिज़ल्ट दिया गया है। इसमें कौन कौन सी पार्टीज़ ने पार्टिसिपेट इलेक्शन के लिए खड़ी हुई थी और उनके जो मेंबर्स थे, सांसदों की संख्या उसमें कितनी थी। फर्स्ट देखिए, नेशनल पार्टीज़ में कौन कौन खड़े थे और नंबर ऑफ़ MPs इलेक्टेड, कितने MPs जो थे वो इलेक्ट किए गए थे, चुने गए थे। फर्स्ट नेशनल पार्टी में भारतीय जनता पार्टी, यानी कि BJP की फुल फॉर्म है भारतीय जनता पार्टी। इसमें क्या था, 282, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसमें कितने थे, ओनली 1। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 9। इंडियन नेशनल कांग्रेस में 44 और नेशनल कांग्रेस पार्टी में 6। अब इसके बाद देखिए, नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रीय यानी कि स्टेट पार्टीज़, रीजनल पार्टीज़ जिसको बोला जाता है, रीजनल पार्टीज़ होती हैं क्षेत्रीय दल। इसमें आम आदमी पार्टी, जिसको आपके नाम से जाना जाता है, इसमें इनके कितने सदस्य थे,
4 कितने एमपीज़ थे 4। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेके कड़गम ये 37। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी कि ये अलग अलग पार्टीज़ इनके, ये जो अलग अलग पार्टीज़ थी वो उनके नाम बताए गए हैं इसमें आगे 34। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट 3, बीजू जनता दल 20, इंडियन नेशनल लोक दल 2, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 2, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 3, जनता दल सेकुलर 2, जनता दल यूनाइटेड 2, झारखंड मुक्ति मोर्चा 2, लोक जनशक्ति पार्टी 6। ये जो हैं सारी अलग अलग इसमें डिटेल दी गई है कि कौन कौन सी पार्टीज़ जो थी वो इसमें मई 2014 में इलेक्शन के लिए खड़ी हुई थी। और इन सब का टोटल कितना बनता है 543। और जो एमपीज़ इलेक्ट हुए थे वो कितने थे 543। नेक्स्ट वीडियोज़ में देखिए आगे दिया गया है, इसमें देखिए दिया गया है कि 15th लोकसभा के जो इलेक्शन हुए थे 2009 में, मई 2009 में, उसमें भी जो दिए गए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी इसमें दिखाई गई हैं और उनको जो सीट्स मिली थी उसमें जो मेंबर्स थे एमपीज़ नंबर ऑफ एमपीज़ थे वो कितने थे वो भी सारी इसमें डिटेल दी गई है जैसे कि उसमें पहले ही दिया गया था। अब इसमें ये दिखा कि इसमें ये दिया गया है कि इसमें जो मेंबर्स दिए गए होते हैं यानी कि चुने जाने के बाद ये जो मेंबर्स हैं वंस इलेक्टेड दिस कैंडिडेट्स बिकम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और एमपी। ये चुने जाने के बाद क्या होता है कि ये जो कैंडिडेट्स होते हैं वो संसद सदस्य या एमपीज़ कहलाते हैं। ये जो सांसद हैं इनको मिलाकर यानी इन सारों को मिलाकर क्या बनती है एक पार्लियामेंट बनती है। और पार्लियामेंट के इलेक्शन हो जाने के बाद संसद को यानी कि पार्लियामेंट को कुछ एक काम करने पड़ते हैं जिसको अब हम डिटेल में आगे करेंगे। फर्स्ट है टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट यानी कि भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं। इंडियन जो पार्लियामेंट है उसमें एक तो प्रेसिडेंट होता है और साथ के साथ इसमें क्या होते हैं 2 हाउसेज होते हैं। फर्स्ट राज्यसभा और सेकंड लोकसभा। और लोकसभा चुनावों के बाद जब लोकसभा के इलेक्शंस हो जाते हैं इसके लिए एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है, एक लिस्ट तैयार की जाती है जिससे हमें ये पता चलता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी के कितने एमपीज़ हैं। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाना चाहती है तो उससे क्या है जितने भी इलेक्टेड एमपीज़ होते हैं उसमें से क्या लेना होता है मेजॉरिटी हासिल करनी होती है। मेजॉरिटी का मतलब होता है बहुमत प्राप्त करना, ठीक है, उसको मेजॉरिटी मिलनी चाहिए। जबकि लोकसभा में कुल कितनी मैंने आपको पीछे टेबल में बताया था कि लोकसभा में 543 जो इलेक्टेड एमपीज़ थे सदस्य थे उसमें से और उसके अलावा क्या कहता है 2 जो मेंबर होते हैं वो नॉमिनेट होते हैं यानी कि उनको मनोनीत किया जाता है। इसलिए मेजॉरिटी हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम कितने उसमें होने चाहिए 272 मेंबर्स जो हैं वो होने चाहिए। और पार्लियामेंट में मेजॉरिटी हासिल करने के लिए जो पार्टी होती है दूसरी पार्टी होती है पॉलिटिकल पार्टी उसमें अपोज में यानी कि उसके खिलाफ जो पार्टी होती है उसका क्या करते हैं कोएलिशन क्या करने जो उसका विरोध ओपोजिशन पार्टी वाले होते हैं उसका क्या करते हैं विरोध करने वाले होते हैं और उनको क्या हम कहते हैं ओपोजिशन पार्टी। उनको क्या किया जाता है यानी कि कोएलिशन का होता है गठबंधन यानी कि पार्लियामेंट में मेजॉरिटी प्राप्त करने वाले जो भी पार्टीज़ होती हैं यहाँ कोएलिशन फॉर्म जो होता है उसका विरोध जो ओपोजिट होते हैं उनके लिए उसका विरोध करने वाले जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं उनको क्या कहा जाता है ओपोजिशन पार्टी। द लार्जेस्ट अमंगस्ट दीज पार्टीज इज कॉल्ड द ओपोजिशन पार्टी। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा इज़ टू सिलेक्ट द एग्जीक्यूटिव यानी कि जितने भी एग्जीक्यूटिव के लिए एग्जीक्यूटिव का मीनिंग है कार्यपालिका, इसका इलेक्शन करना लोकसभा का क्या है एक मेन इम्पोर्टेंट फंक्शन है।
और जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एग्जीक्यूटिव ऐसे लोगों का ऐसे ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स होता है, यानी कि लोगों का समूह होता है जो काम जो है संसद द्वारा बनाए गए, जो उनके द्वारा पार्लियामेंट के द्वारा जो कानूनों को लागू करने के लिए क्या करते हैं, मिलकर यानी कि कोऑपरेशन के साथ क्या करते हैं, काम करते हैं, कानूनों को लागू करते हैं। अगर उसमें इम्प्लीमेंट करनी है तो उनको भी क्या करते हैं, उसमें चेंजेस लाने हैं, इम्प्लीमेंट करनी है तो वो मिलकर करते हैं। और जब हम गवर्नमेंट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट के टर्म को यूज़ करते हैं, तो इसमें हमारे दिमाग में ये बात आती है कि यही क्या है, एग्जीक्यूटिव है। दिस एग्जीक्यूटिव इज़ ऑफन व्हाट वी हैव इन माइंड, वी यूज़ द टर्म गवर्नमेंट, यानी कि हम सरकार शब्द का जब इस्तेमाल करते हैं, उस वर्ड को उस टर्म को यूज़ करते हैं, तो हमारे दिमाग में यही बात आती है कि ये क्या है, यही क्या है, एक एग्जीक्यूटिव होती है, यानी कि कार्यपालिका होती है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया इज़ द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन लोकसभा, यानी कि भारत का, इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो लोकसभा में क्या है, लीडर होते हैं। कौन सी पार्टी के, रूलिंग पार्टी के, यानी कि सत्ताधारी दल का वो क्या होते हैं, लीडर होते हैं। और प्रधान यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपने दल के जो भी उनकी पार्टीज़ हैं, उनके जो एमपीज़ होते हैं उनमें से क्या करते हैं, मंत्रियों को क्या, मिनिस्टर्स को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं उसी में से ही। और जो प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर उनके क्या है, उनके जो डिसीजंस होते हैं उनको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं। और ये मंत्री जो हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो क्या करते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस, इन सभी सरकारी कामों में क्या करते हैं, इन कार्यों का अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो क्या करते हैं, इनमें काम करते हैं। और जैसे कि आपने ऑफन टाइम इन द रिसेंट पास्ट इन दिस हैज़ बीन डिफ़िकल्ट फॉर अ सिंगल पोलिटिकल पार्टी टू गेट द मेजोरिटी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। जैसे कि आपने पहले सुना होगा कि पहले जो था 2-3 बार जो थी वो सरकार जब बनी थी तो वो कोalition से ही बनी थी। यानी कि कोalition होता है गठबंधन के साथ, एक पार्टी के पूरी सीटें ना मिले तो वो, जैसे कि मैंने आपको डिटेल में बताया था कि दूसरे ओपोजिशन पार्टी वालों को फिर अपने साथ मिलाकर वो करते हैं, कोalition के साथ सरकार को बनाते हैं। लेकिन पिछले 7 साल में पहले भी प्रधानमंत्री जो है मोदी जी, वो भी बिना किसी कोalition यानी कि किसी भी गठबंधन के बिना ही वो उनकी सरकार बनी थी, और अब भी ऐसे बिना ही किसी गठबंधन के। और हाल के सालों में किसी भी प्रकार से राजनीतिक दल को क्या नहीं मिल पाया था, ये इसमें जो दी आपकी बुक में जो डिटेल दी गई है वो पहले की दी हुई है, उसके बारे में इसमें बताया गया है, जो कि सरकार बनाने के लिए क्या है, एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसे हालातों में ये हो जाता है कि कई बार जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो मिलकर क्या, यानी कि एक कोalition यानी कि मिलकर क्या करते हैं, गठबंधन के साथ सरकार बना लेते हैं, और मिलकर ही सारे जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी कंसर्न होते हैं उसके ऊपर वो क्या करके, उन मुद्दों के ऊपर क्या करते हैं, मिलकर काम करते हैं। और राज्यसभा फंक्शंस प्राइमरीली एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट। राज्यसभा मुख्य रूप से जो देश के, जो राज्यों के जो उसमें रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो उस रिप्रेजेंट के रूप में क्या करती हैं, वर्क करती हैं, यानी कि काम करती हैं। और राज्यसभा भी जो है वो कोई भी लॉ बनाने यानी कि कानून बनाने का क्या कर सकती है, प्रस्ताव जो है वो पेश रिक्वायर कर सकती है। इसमें जैसे दिया गया है, द राज्यसभा कैन आल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन एंड अ बिल इज़ रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ, यानी कि किसी भी लेजिस्लेचर को कानून के रूप में उसको लागू करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उसे राज्यसभा की तरफ से क्या मिलनी चाहिए, मंजूरी मिलनी चाहिए, उसकी मिलनी चाहिए क्या, यानी कि उसको दी जानी चाहिए, दी गई होनी चाहिए, तभी वो लागू हो सकता है। कोई भी कानून जो है वो राज्यसभा, कोई भी बिल जो है वो पास होने के बाद ही लागू
होगा। और इस प्रकार से राज्यसभा की भी बहुत ज़्यादा इसमें क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा वो रोल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और पार्लियामेंट का ये जो सदन है वो लोकसभा द्वारा क्या किया जाता है कि उनके द्वारा, लोकसभा के द्वारा जो कानून जो पास किए गए होते हैं उनकी क्या करते हैं, समीक्षा करता है। और अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है उसमें अमेंडमेंट करने की, उसको करने की, तो वो क्या करता है, उसमें संशोधन भी, अमेंडमेंट होती है उसमें संशोधन करना, उसमें बदलाव करना, उसको कर सकता है। और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनका जो चुनाव भी होता है वो विभिन्न यानी कि वेरियस स्टेट्स में, वेरियस स्टेट्स के विधानसभाओं, लेजिस्लेचर के उसमें क्या होते हैं, वो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस स्टेट्स। द मेंबर ऑफ द राज्यसभा इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस स्टेट्स। और राज्यसभा के जो मेंबरों का जो चुनाव होता है वो अलग अलग वेरियस स्टेट्स की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, उसमें जो मेंबर जो होते हैं वो अलग अलग स्टेट्स की विधानसभाओं के मेंबर उसमें होते हैं। और राज्यसभा के जो इसमें 233 जो हैं इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, और 12 मेंबर्स जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा क्या किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं।